हेलो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। उससे पहले हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। मींस चार्ज का जो नेचर होता है बच्चों वो डिस्क्रिएट होता है, यानी किसी भी बॉडी पर जब भी चार्ज मिलेगा वो डिस्क्रिएट नेचर में मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, जिसका एक बेसिक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो एक कूलाम चार्ज है तो एक कूलाम चार्ज के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। तो अगर इस एक कूलाम चार्ज को अगर एक डेफिनेट एरिया में या स्पेस में अगर मैं स्प्रेड करूं, फैला दूं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस बच्चों नेग्लिजिबल होता है। ऐसे एक माइक्रो कूलाम चार्ज को अगर आप सपोज मैं बड़ी डिस्टेंस की बात करता हूँ, एक माइक्रो कूलाम चार्ज को 1 किलोमीटर डिस्टेंस में आपने फैला दिया, तो वहां अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है वो काफी छोटी आती है, नेग्लिजिबल आती है। उसी वजह से बच्चों जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दुनिया भर के मेथड होते हैं, इनफाइनाइट मेथड होते हैं, लेकिन हम मेनली 3 टाइप के मेथड की बात करेंगे। एक हमारे पास होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों होता क्या है, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसकी थिकनेस के सामने नेग्लिजिबल होगी। इस वजह से यहाँ पे जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, तो एक तरह से लाइन के फॉर्मेट में आएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है थिन रॉड। एक थिन रॉड है तो थिन रॉड का मतलब होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा बच्चों लेंथ के सामने नेग्लिजिबल होगा। अब मेरे पास ये थिन रॉड है बच्चों, इस थिन रॉड पर मैंने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, ये बनेगा बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है, मान लो मेरे पास रिंग है, ठीक है, और रिंग का मतलब होगा थिन वायर लिया आपने, पतला तार लिया, उससे मैंने एक सर्कुलर शेप बना दिया, और उस पर भी जब हम चार्ज स्प्रेड करेंगे, उसको चार्ज अगर देंगे तो वहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग होगा तब यहाँ पर एक डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे हमारे पास 11th क्लास में हम पढ़ते थे लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, याद आया होगा, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पढ़ते थे, रोटेशन पढ़ते थे, हिंदी में बोलते थे रैखिक द्रव्यमान घनत्व। वैसे यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो डेंसिटी का सहारा लेंगे उसको नाम दे दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यहां पर हम बात कर रहे हैं लीनियर, यानी इन दोनों केस में जो डेंसिटी डिफाइन करेंगे, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, और इसको ऐसा कहा जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हुआ। तो बच्चों इसी वजह से इस जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, लैम्डा बोल रहे हैं, उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या बता रहा है कि चार्ज कितना होगा 1 मीटर लेंथ में। अगर लैम्डा हमें पता है तो मैं 2 मीटर लेंथ का चार्ज निकाल सकता हूँ, 3 मीटर लेंथ का चार्ज निकाल सकता हूँ, एक्स मीटर लेंथ का चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस रॉड पर बच्चों टोटल चार्ज Q दिया हुआ था और टोटल लेंथ L हो गई। तो अगर इसके लिए मेरे को लैम्डा कैलकुलेट करना पड़े, डेंसिटी बतानी पड़े, तो यहां पर फोर थिन रॉड, जो इस एग्जांपल में जो रॉड दी, इसके लिए अगर मेरे को लैम्डा लिखना पड़ेगा तो लैम्डा का फॉर्मेट क्या आएगा, तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, यानी जिस लेंथ की बात करें उस लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है वो हमें उठाना है। तो मुझे इस एग्जांपल में पता चल रहा है टोटल चार्ज कितना है कैपिटल Q, टोटल लेंथ कितना है L।
इस रॉड के लिए आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्लियर है बच्चों? आगे बात समझ, ठीक है। सपोज यहां पर मेरे से कहा जाए ये मेरे को दे दिया लैम्डा, यानी अब इस एग्जाम्पल में, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बच्चों आपको दे दिया टोटल चार्ज, टोटल लेंथ रॉड के लिए, तो उसके लिए लैम्डा कैलकुलेट करने का तरीका दिखा दिया। अब लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका हमारे क्या काम होगा, हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। जैसे सपोज ये जो रिंग है बच्चों, इस पर जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी, ठीक है। और मेरे से कहा जाता है, जैसे सपोज मैंने इसमें इस रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, एलिमेंट मान लो, लेंथ मान लो, सपोज मैंने यहां पर इस एलिमेंट को नाम दे दिया डीएल। अब मेरे से सवाल पूछा जा रहा है इस रिंग के डीएल लेंथ में चार्ज कितना होगा, और हमको क्या दिया है, डेंसिटी दी है। डेंसिटी माने लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डीएल लेंथ में चार्ज कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर अगर निकालें एंड, इस एग्जाम्पल के लिए चार्ज ऑन लेंथ डीएल, मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट डीएल ले सकते हैं, एक्स लेंथ ले सकते हैं। तो यहां पर तो देखो बच्चों लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है हमारे पास। तो रिंग का मेरे को दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर मेरे को डीएल लेंथ पे चार्ज निकालना है तो सिंपल सी बात है, इस रिंग की जो डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक मिनट, डीएल तो ऊपर लिख दे, चार्ज डी क्यू। तो बच्चों चार्ज डी क्यू जो आएगा वो आएगा डेंसिटी को, क्योंकि ये डेंसिटी कौन सी है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे डीएल से। तो बच्चों ये हो गया लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको डेंसिटी गिवन है, मान लो लैम्डा गिवन है, और उस लीनियर ऑब्जेक्ट की किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का आपको चार्ज निकालना है, तो उस लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा उस लेंथ में कितना चार्ज कंटेन हो रहा है, कितना चार्ज है। तो बच्चों ये तो बात हुई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक और तरीका हमारे पास, जिसको नाम दे दिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से पता चल रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहां पे चार्ज को जो स्प्रेड किया गया, फैलाया गया होगा, वो एरिया में स्प्रेड किया गया है, ठीक है। यानी ये सिर्फ ये जो चार्ज होगा सिर्फ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है एक शीट, शीट ले ली मैंने। शीट का मतलब होता है बच्चों उसकी जो थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस होगी इसके एरिया के सामने नेग्लिजिबल होगी, यानी शीट प्लेनर लूप हो गया हमारे पास, एक पेपर हो गया, और पेपर की बात करें, कागज के टुकड़े की बात करें, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है उस कागज के टुकड़े की जो थिकनेस है उसके सामने बहुत बड़ा होता है, यानी थिकनेस नेग्लिजिबल। तो उस सरफेस पर, उस कागज की सरफेस पर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसको नाम दे देंगे, वो जो तरीका हो वो होगा हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। शीट हो गया हमारे पास, पेपर शीट हो गया, ठीक है। अगर बच्चों मेरे पास कंडक्टिंग स्फेयर है तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टिंग यानी मेटल्स को, कंडक्टर को हम जैसे चार्ज देंगे तो उसकी बाहर वाली सरफेस पर फैल जाता है, वो बाहर वाली सरफेस पे अपने आप फैल जाएगा, ठीक है। चाहे चार्ज आप इस स्फेयर के अंदर रख दो, कंडक्टर के इधर रख दो, लेकिन जैसे आप रखोगे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये चार्ज बाहर वाली सरफेस पे स्प्रेड होगा। इसी वजह से जब कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें, चाहे वो सॉलिड स्फेयर हो, चाहे हॉलो स्फेयर हो, चाहे स्फेरिकल शेल हो, कंडक्टिंग है तो उसको जैसे चार्ज देंगे तो बच्चों उसकी बाहर वाली सरफेस चल जाएगा। यानी इस केस में भी, इस वाले केस में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, सरफेस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। यानी इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या मैंने ले लिया एक सिंपल स्फेरिकल प्लास्टिक की बॉल ले ली, प्लास्टिक की बॉल यानी इंसुलेटर की बॉल ले ली, अब उसकी सरफेस पे चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बच्चों क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो डेंसिटी लेते हैं उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज
पर यूनिट एरिया। ये कहानी बच्चों वैसे ही है जैसे हम वहां मास की बात करते थे 11th वाले टॉपिक में, सेंटर ऑफ मास रोटेशन में। वहां पर अगर मेरे पास एक पेपर शीट आ गई तो वहां पे मास डेंसिटी के लिए हम नाम लेते थे सरफेस मास डेंसिटी। मतलब वहां यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर का मास कैलकुलेट करते थे जिसको सिग्मा बोल देते थे, और यहां पर इस सिग्मा को नाम दे दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका बच्चों यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है। तो अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल में या कहीं और पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का यानी एलिमेंटल एरिया का आप चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो पहले लेवल पे सिग्मा ही कैलकुलेट करना पड़ जाए, फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो सिग्मा कैलकुलेट करने का तरीका होगा कि जो टोटल चार्ज आप निकाल लो शीट पर या सरफेस पर, और उस सरफेस का जो टोटल एरिया है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, टोटल एरिया जो आप लोगे उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, एक मिनट। तो बच्चों ये सिग्मा का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला का मतलब है सिग्मा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सिग्मा और टोटल चार्ज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब मान लो जैसे मान लो ये शीट है मेरे पास बच्चों, और मान लो मेरे को यहां पे सिग्मा गिवन है। सिग्मा गिवन का मतलब है ये इस शीट पर जो डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया मेरे को दे दिया सिग्मा, और मेरे को सीधे सीधे तौर पे बोल दिया कि इस शीट पर मान लो मैंने एक एलिमेंट्री एरिया कट कर लिया। ये मान लो ये एरिया ds है बच्चों, और इस एरिया में कितना चार्ज आ रहा है वो अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा माने सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसका सिंपल तरीका क्या हो गया, फॉर शीट, यानी शीट वाले एग्जाम्पल की कहानी बता रहे हैं। इस शीट के लिए अगर मेरे को शीट पर जो मैंने सरफेस एरिया एज्यूम किया है जिसका एरिया ds है, उस पर चार्ज कैसे निकालेंगे, dq इज इक्वल टू सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ds से, जहां पे ds होगा एरिया ऑफ एलिमेंट जो आपने कट किया है। ऐसे आप इस स्फेयर के केस में भी कर सकते हैं जो कंडक्टिंग केस है, कि मेरे से कहा जाए स्फेयर के किसी भी पोर्शन पे एरिया कितना है, तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, इस स्फेयर का सिग्मा हमें कैलकुलेट करना होगा, और सिग्मा कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल चार्ज में जब टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे सिग्मा आ जाएगा, और सिग्मा आने के बाद में आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे टोटल चार्ज कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये हुआ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिसमें हमने पहले 2 डिस्कस कर लिए। एक हो गया मेरे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है बच्चों वॉल्यूम मैट्रिक बोल दो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे थ्रू आउट वॉल्यूम में होगा, कोई भी वॉल्यूम छूटना नहीं चाहिए। तो पहले सिर्फ लेंथ के अलोंग था, फिर बाद में सरफेस के अलोंग हो गया, अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, तो जाहिर सी बात है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, और मैंने आपको बता चुका हूं इंसुलेटर के किसी भी जगह पर अगर आप चार्ज रख दोगे तो वही पड़ा रहेगा, उसी रीजन में कन्फाइंड हो जाएगा, वहां से मूव नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पर इंसुलेटर की बात करें तो बच्चों इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो इंसुलेटर में मेरे को अगर यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से लेकर यानी इसके थ्रू आउट वॉल्यूम में हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज दे देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसको बोल दिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर जिस डेंसिटी की बात की जाएगी उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट वॉल्यूम होगा तब हम जिस डेंसिटी का सहारा लेंगे जो डिफाइन कर रहे हैं बच्चों है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या सिंपल चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं।
इसको बच्चों रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इट मींस इसको अगर डिफाइन करें, पहले डिफाइन कर दें, तो ये होगा चार्ज, तो डेंसिटी यानी वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज जा रहा है। इसी वजह से SI यूनिट ऑफ रो जो बनेगा बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो SI यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप समझ गए होंगे। सपोज बच्चों इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट किया था इसमें, और इसका टोटल रेडियस R हो गया। इन दैट केस हियर, यहां पर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों डेंसिटी रो जो आएगा हमारे पास, वो आएगा रो, टोटल चार्ज हमने कैपिटल Q स्प्रेड किया है, फैलाया है, तो ये हो जाएगा। और ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा, जिस वॉल्यूम में स्प्रेड किया, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास, ये जो फॉर्मूला बना, ये बना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कहानी हो रही है। क्लियर है बच्चों, बड़ा आसान सा था। इसका मतलब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरे से ऐसा कहा जाए कि इसके, ये तो कैलकुलेट करना का तरीका हो गया कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मेरे से ये बोल दे कि यहां पर इसके सेंटर से R डिस्टेंस की बात की जाए, और ये बोल रहा है इस R डिस्टेंस यानी सेंटर को, यानी बड़े वाली जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके सेंटर को सेंटर मानते हुए इसने बोला कि अगर हम एज्यूम करें एक और स्फीयर, छोटा स्फीयर, उसमें कितना चार्ज होगा। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ऐसा बता देते हैं। यानी बोल दिया कि R रेडियस के, स्मॉल r, छोटा r रेडियस के इस स्फीयर में कितना चार्ज होगा। तो ये बोल देता है इस स्फीयर में कितना चार्ज होने वाला है वो हमें बताना है, dq। तो बच्चों ये चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी हमने कैलकुलेट करी जिसकी वैल्यू रो है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें चार्ज enclosed by sphere of radius r, तो स्मॉल r रेडियस की बात कर रहा है, बोले इसमें चार्ज बताओ। तो मान लो बच्चों इसमें चार्ज dq है, और इस dq की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो होगा dq, क्या करेंगे, डेंसिटी को बच्चों इस स्फीयर के, छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो या तो हमको डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ जाती है, या उस डेंसिटी की हेल्प से हमें किसी एलिमेंट्री पार्ट जो लेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है, जो एरिया के फॉर्मेट में भी हो सकता है, जो वॉल्यूम के फॉर्मेट में हो सकता है, उसमें हमको चार्ज कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म, दो तरह के आपने नाम सुने होंगे। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब है जहां पर डेंसिटी एक जैसी हो, चाहे वो लैम्डा हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे रो हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर जगह हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम होनी चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा डेंसिटी जो होगी हर पॉइंट पे डिफरेंट जारी होगी। जैसे यहां बात करें, अगर मैं यहां बात करूं बच्चों, तो इसमें अगर मैं इस चार्ज को सेंटर से लेकर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट करूं, सबके बीच सेपरेशन एक जैसा हो, तो ये बनेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर मैंने चार्ज यहां रख दिया इस वॉल्यूम में, फिर इस वॉल्यूम में रख दिया,
फिर इस वॉल्यूम रख दिया, तो बच्चों ये क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म। और जाहिर सी बात है नॉन यूनिफॉर्म है तो देखो यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज है, यहाँ डेंसिटी अलग होगी, यहाँ डेंसिटी अलग होगी, तो ये बात दिमाग में बिठा लो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा डेंसिटी हर जगह सेम होगी, एक जैसी होगी, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डेंसिटी हर जगह अलग अलग होगी। तो बच्चों ये बात हो गई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चलो कुछ दो तीन इसमें न्यूमेरिकल लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जो मैंने कहीं ना कहीं से लिए हैं। अच्छे सवाल है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है। अ रिंग हैविंग रेडियस, एक रिंग है बच्चों, उसकी रेडियस दे दी 5/π सेंटीमीटर, इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो जैसे यूनिफॉर्मली बोल दिया इसको हर जगह डेंसिटी बच्चों क्या होगी, सेम होगी। फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रिंग इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 3 माइक्रोकुलाम। सॉरी ये 3 माइक्रोकुलाम है, ठीक है मिस, इसको ये माइक्रोकुलाम होगा, तो ये माइक्रोकुलाम पर सेंटीमीटर। अब मेरे से कहा जा रहा है इस रिंग पर बच्चों टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखो बड़ा सिंपल सा है, समझने की जरूरत है। यहां पर ये रिंग बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हर जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम, ठीक है। तो रिंग पर जो टोटल चार्ज हम निकालेंगे वो क्या होगा, लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्बडा क्या होगा, लीनियर मास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्बडा क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और रिंग की टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी, 2πr के इक्वल। तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 2πr। क्लियर है बच्चों, लल्लू सा सवाल है, बड़ा आसान सा। तो Q इज इक्वल टू, देखो लैम्बडा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3 माइक्रोकुलाम पर सेंटीमीटर। तो 3 माइक्रोकुलाम, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है। चाहो तो आप हमें जो आंसर देना है वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना लिखना चाहो तो देखो लैम्बडा को मैंने पुट कर दिया 3 माइक्रोकुलाम पर सेंटीमीटर। 2π अपनी जगह, रेडियस बच्चों कितनी दी है इसकी, 5/π सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक जैसी यूनिट रखने पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये बनेगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट कर दो तो ये बनेगा 30। देखो 3 माइक्रोकुलाम तो हमारे पास पर यूनिट 1 सेंटीमीटर लेंथ का हो गया, टोटल लेंथ होगी 2πr, रेडियस 5/π दे रखी है, ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइक्रोकुलाम। यानी इस रिंग पर बच्चों टोटल चार्ज है 30 माइक्रोकुलाम। क्लियर है, समझ में आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने चार्ज कैलकुलेट किया एक रिंग के लिए जो बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज थी, यानी चार्ज डेंसिटी सेम। अब देखो अगला सवाल बड़े कमाल का। तो क्या कह रहा है, हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L दे रखी है, और एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, इस तरह से रखा है कि इसका एक एंड ओरिजिन पर है। इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा वो दे रखा है AX²। बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। जहां पे बच्चों ए तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब अगर मैं ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में रॉड के अलोंग चलूंगा तो बच्चों एक्स इंक्रीज होगा, एक्स इंक्रीज होगा तो AX² चेंज होगा, यानी यहाँ पे लैम्बडा क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल लैम्बडा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, हर जगह अलग अलग है, तो ये बनेगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। और बच्चों इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, बड़े कमाल का सवाल होता है कि सॉल्यूशन में जाते फटाफट से निकाल देंगे। पहले डायग्राम बना देते हैं इस रॉड का, ठीक है। कि रॉड जो है, एक रॉड ले लेते हैं हम, इसकी थिकनेस बच्चों नेग्लिजिबल है, ठीक है। इस तरह से लेंथ L दे रखी है। तो बच्चों ये दे रखा है, ये एंड ओरिजिन पे दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पर, और रॉड जो है x एक्सिस के अलोंग दे रखी है इस तरह से। यानी जब यहां पहुंचेंगे तो x की वैल्यू बच्चों कैपिटल L के इक्वल होगी, क्योंकि रॉड की लेंथ है कैपिटल L। अब इस रॉड पर टोटल चार्ज कितना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉड पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए तो देखो अब हम क्या सोच रहे होंगे वो देखो, आप ये सोच रहे होंगे रॉड पर जो टोटल चार्ज अगर मेरे को निकालना है, मान लो टोटल चार्ज कैपिटल Q है,
इस लैम्बडा को, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल लेंथ से। आप ये सोच रहे हो क्योंकि रिंग वाले सवाल में हमने बच्चों ये किया था, लेकिन बच्चों ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो तरीका है बच्चों रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब, ये मेथड तभी अप्लाई करते हैं बच्चों जब डेंसिटी सेम होगी। एक मिनट, एक मिनट, इसकी थिकनेस सही कर दें। हाँ ठीक है, ये तभी अप्लाई करेंगे व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है जब हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों यूनिफॉर्म किया। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देखो ना जब आप लैम्डा इक्वल ए एक्स स्क्वायर, यहां पर डेंसिटी बच्चों लैम्डा 0 होगा, यहां पर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी ए एल स्क्वायर, बीच में कुछ और होगी, बीच में कुछ और होगी, यानी इस रॉड के हर पॉइंट पर डेंसिटी डिफरेंट है, अलग अलग डेंसिटी आ रही है। तो टोटल चार्ज ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि हर जगह डेंसिटी अलग अलग है। तो उसके लिए हम इसे एलिमेंट्री मेथड से करेंगे, यानी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने मान लिया बच्चों x, क्योंकि डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 से, तो सपोज x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पर बच्चों मैंने इस पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, एलिमेंट्री पार्ट। तो जाहिर सी बात है ये अगर x है तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ओरिजिन से x प्लस डी एक्स, अगर ये x प्लस डी एक्स बनेगा बच्चों तो ये वाली जो लेंथ बनेगी ये हो जाएगी dx। मान लो इस पर चार्ज dq है, क्योंकि हमें जो डेंसिटी दी है वो x डिस्टेंस पे दी है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा बच्चों, ये एलिमेंट्री बोलते इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये इसमें हर जगह डेंसिटी को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस छोटे से टुकड़े पर चार्ज कितना रहा वो निकाल लेंगे। अब कॉमन सेंस वाली बात है, इस रॉड के अंदर ऐसे छोटे 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 टुकड़े होंगे जिस पर चार्ज होगा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, होगा कि नहीं होगा? और चार्ज क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्री पार्ट आएंगे सब पर चार्ज कैलकुलेट कर लो, सबको ऐड कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। अब वो ऐड करते रहो, पागल हो जाएंगे अपन, तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। उसके लिए फिर हमारे पास मेथड होता है इंटीग्रेशन का। आगे बात समझ बच्चों? तो यहां पर मैं जो लिखूंगा पहले, यहां पर अगर हम बात करें बच्चों चार्ज ऑन एलिमेंट dx, मैंने इसमें dx लेंथ की बात कर रहे हैं, उस पर बच्चों जो चार्ज आएगा dq माना, और वो होगा लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, क्योंकि लैम्बडा क्या बताता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट लेंथ बताता है, तो dx की लेंथ होगी। लेकिन यहां पर dq कितना, सॉरी dq की वैल्यू, अब देखो लैम्बडा क्या वेरिएबल था, इसलिए हमको यहां देखो ए एक्स स्क्वायर, तो लेमडा की वैल्यू रख दी ए एक्स स्क्वायर बच्चों, ए कांस्टेंट है, घबराना नहीं। ये मेरे पास आ गया डी क्यू, यानी चार्ज इन अ एलिमेंट्री पार्ट। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे समझ गए? इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, यानी डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन को आगे पीछे करूं तो देखो x चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल कौन है बच्चों? x। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में, और होना भी चाहिए क्योंकि dx आ रहा है, एक ही वेरिएबल है। और लिमिट क्या होगी? क्योंकि मेरे को पूरी रॉड पर चार्ज निकालना है, तो लिमिट के लिए क्या करूंगा? रॉड के पहले एंड से दूसरे एंड तक जाना पड़ेगा। तो देखो इस एंड पर x की वैल्यू कितनी? 0, और इस एंड पर जैसे पहुंचेंगे रॉड कवर होगी तो x वैल्यू l। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से कैपिटल एल। आगे बात समझ बच्चों? बड़ा आसान है। चलो, इंटीग्रेट करना था तो एक्चुअली कुछ दिक्कत हो रही थी, इंटीग्रेट। तो टोटल चार्ज जो बच्चों आने वाला है, सो टोटल चार्ज ऑन द रॉड, टोटल चार्ज कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज मान लो, डी क्यू को क्या कर दो? इंटीग्रेट, डी क्यू प्लस डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो पुट कर दो, ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और बच्चों ये लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल एल। बड़ा आसान है ना? अब सबको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट अप्लाई कर दो, चलो कर देते ना, ये बनेगा एक्स क्यूब बाय 3
लोअर लिमिट बनेगा बच्चों 0, अपर लिमिट बनेगा कैपिटल L, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज इस रॉड पर आएगा AL⁻³ डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है बच्चों, समझ में आता है? ये हमारे पास पहला मैंने बच्चों जो एग्जाम्पल लिया वो किसका लिया था, रिंग वाला, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। तो अगर आपको याद रखना है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, चाहे वो लीनियर वाला केस हो, चाहे सरफेस वाला केस हो, चाहे वॉल्यूम वाला केस हो, आप सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट है उसका चाहे लेंथ हो, उस एलिमेंट का लेंथ या एरिया या वॉल्यूम को डायरेक्ट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है। लेकिन जब लैम्डा वेरिएबल हुआ, डेंसिटी वेरिएबल हुई, चाहे वो लैम्डा हो जिसे आप बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चाहे वो सिग्मा हो जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चाहे रो हो, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो बच्चों अगला सवाल है, देखते क्या कह रहा है। चार्ज इज, मिसप्रिंट हो गया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो ये ऐसा बोल रहा है, एक स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, जिसमें चार्ज को थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसकी जो डेंसिटी दी है बच्चों, रो इज इक्वल टू AR², जहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी, यानी स्मॉल आर को जो मेजर किया है इस स्फीयर के सेंटर से मेजर किया है। ठीक है, तो अगर आप देखो बच्चों, जो डेंसिटी आपको दी है उसको आप देखो, डेंसिटी के फॉर्मूले में ए तो हो गया बच्चों कांस्टेंट, आर जो है स्फीयर के सेंटर से मेजर कर रहे हैं, कहां तक, कैपिटल आर तक। तो समझने की जरूरत है, जब इस स्फीयर के सेंटर से जब मैं सरफेस तक मूव करूंगा तो स्मॉल आर क्या यहाँ पे चेंज होगा, स्मॉल आर इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी इस केस में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब बच्चों अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसको हमें वापस से किससे करना पड़ेगा, वही इंटीग्रेशन से। तो एलिमेंट्री पार्ट की बात करेंगे, लेकिन ये स्फीयर है और हमें एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट करना होता है जिसमें डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान सकें। तो ये एक स्फीयर हुआ। तो देखो क्या करना होगा, मैं एक स्फीयर बना देता हूं, फिर आप देखना। 1 मिनट। तो बच्चों हमने एक स्फीयर एज्यूम कर लिया ये, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर सेंटर से लेकर सरफेस तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी है वो हमको दे दिया ये। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना क्या है, इसके अंदर इस पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है, सेंटर से यहां तक जाएंगे। तो डेंसिटी अगर वेरिएबल है तो इसको बच्चों इंटीग्रेशन से करना होगा। तो मैंने क्या किया, मान लो, तो देखो यहां पर डेंसिटी जो है आर पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसे केस में जब स्फीयर आ गया है जहां पे वेरिएबल डेंसिटी आ गई, इस तरह के सवाल हम सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में कर चुके हैं। तो आप देखो करना क्या होगा, मैंने मान लिया एक मैंने एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल ले लिया, को हटा देते, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पेन से बना देते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, आर रेडियस का, क्योंकि मुझे आर डिस्टेंस पे डेंसिटी दी है, आर रेडियस का मैंने एक स्फेरिकल शेल एज्यूम कर लिया। शेल इस तरह से लेंगे कि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो आर रेडियस, अगर ध्यान से देखें तो ये स्फेरिकल शेल जो लिया इसका अंदर वाला रेडियस आर नजर आ रहा है, तो बाहर वाला रेडियस जो होगा आर प्लस कुछ होगा, जिसको डी आर बोलते हैं। यानी ये वाली जो बच्चों थिकनेस है, इसकी जो ये थिकनेस आएगी उसको हमने डी आर थिकनेस बोल दी। ठीक है, अब ये डी आर की वैल्यू बच्चों इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इस स्फेरिकल शेल के हर पॉइंट पर डेंसिटी हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि डेंसिटी बच्चों डिपेंड कर रही है आर पर। डेंसिटी बच्चों किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर। इसको आप आर, ये रेडियस आर बनेगी, तो ये और ये अंदर वाली रेडियस हमारे पास यहां से यहां तक इसकी रेडियस, इंटरनल रेडियस आर बोलेंगे, तो ये वाली रेडियस क्या बनेगी, आर प्लस डी आर। इसका मतलब इस शेल की थिकनेस क्या होगी, डी आर। तो सपोज इस वाले इस स्फेरिकल शेल
के अंदर मैंने चार्ज dq एज्यूम कर लिया। इस केस में मैंने जो एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम किया वो लिया है कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, जिसका थिकनेस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा उसकी रेडियस के सामने, और थिकनेस बहुत कम है, तो इस स्फेरिकल शेल के हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, ऑलमोस्ट सेम होगी। अब हमें करना क्या है, तो ये चार्ज dq कैसे कैलकुलेट करें, पहले इसमें एलिमेंट, तो देखो dq चार्ज dq की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें इस स्फेरिकल शेल में, तो देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वॉल्यूम में है तो मेरे को इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम चाहिए होगा। तो देखो थिकनेस बहुत कम है, अगर थिकनेस बहुत कम है तो डेंसिटी जो आएगी रो, इसको मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री शेल, इसका वॉल्यूम निकालने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो हम छोटे से तरीके से लिख देते हैं, इधर जो वॉल्यूम आएगा स्टार बनाते हैं, इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम आएगा, तो एक तरह से आप देखो एक प्लास्टिक की बॉल हो गई, शेल का मतलब जिसकी थिकनेस इसके एरिया के सामने नेग्लिजिबल, तो इस प्लास्टिक की बॉल के सरफेस पर जो एरिया होगा वही अंदर वाला होगा, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, 4πr², और थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये बनेगा 4πr² इंटू dr, ये है इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। ये तो एक तरीका है बच्चों को रटाने का, नहीं तो आप सिंपल सी बात है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर कितना वॉल्यूम कंटेन हुआ उसको कैसे निकालेंगे। तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर दो सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस हो गई, एक तो बाहर वाली एक अंदर वाली, तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, तो देखो बाहर वाला यानी शेल में, तो देखो बाहर वाले की रेडियस कितनी है, r+dr, तो ये बनेगा 4/3 r+dr का क्यूब हो जाएगा बच्चों, -4/3 तो इसमें से आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करते ये शेल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो बच्चों 4/3 कॉमन, ठीक है, और यहां पर दिमाग में चलते रहना चाहिए, जो dr है बच्चों रेडियस r के सामने छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई, एक तो है a+b का होल क्यूब ओपन करके भी निकाल सकते हो, एक है हम बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम से भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने क्या किया, इसमें r⁻³ कॉमन लिए, चलो अभी तो ऐसे लिख देते हैं, r+dr का होल क्यूब हो जाएगा माइनस ये r³ बनेगा। अंदर वाले एक्सप्रेशन को बच्चों सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखो वॉल्यूम जो आ रहा है स्फेरिकल शेल का, जिसमें हमने 4/3 कॉमन ले लिया, और वापस लिख रहा हूं ये है r+dr की पावर 3 माइनस r³। तो वॉल्यूम निकालने का ये प्रॉपर तरीका बता रहे हैं बच्चों, 4/3 चलो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में से r कॉमन लिया, तो देखो r बाहर आएगा तो r³ आएगा, ये बनेगा 1+dr/r, और इसका क्यूब बनेगा और माइनस r³, ये बनेगा मेरे पास। तो ये वाला जो एग्जाम्पल चल रहा है खास तरह जेई वाले बच्चों के लिए, नीट के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, नीट वाले बच्चे तो उस वॉल्यूम के फॉर्मूले को आप रख सकते हैं शॉर्टकट में, बस 4πr² इंटू dr, ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है जेई मेन वाले बच्चों के लिए, एडवांस वाले बच्चों के लिए, 4/3 तो देखो r³ कॉमन होगा तो बाहर आ जाएगा, अब देखो बचेगा क्या, ये 1+dr/r³। अब हमें पता होने चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम, तो अभी ऐसे लिख देते हैं 1+dr/r का पावर होल पावर 3 -1, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम क्या कहती है, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी थ्योरम नहीं दे रहे, 1+x⁻n = हम लिख सकते हैं 1+nx, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी x की वैल्यू 1 के सामने बहुत छोटी है,
ऑलमोस्ट जीरो है एक के सामने, तो नेग्लिजिबल हो गया, जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो बोलते खत्म हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, एन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी, फ्रैक्शन। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो शुरू से हमने बोला डी आर जो थिकनेस आ रही है वो नेग्लिजिबल है, तो डी आर में जब आर से डिवाइड करेंगे तो एक से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। तो 1 प्लस एन एक्स, तो देखो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, डी आर अपॉन आर, एन की वैल्यू क्या है 3, तो ये अंदर आ जाएगा। तो देखो क्या लिख रहे हैं हम, सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम 4/3 पाई आर क्यूब, तो बच्चों कॉमन चल रहा था और वो क्या बन रहा था देख लो, 1 आएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 3 डी आर अपॉन आर, और -1 पहले से चल रहा था, 1 से 1 की काटा पीटी कर दो। देखो आप ये आर से उस आर को कैंसिल आउट कर देगा और वही फॉर्मूला आएगा जो हमने शॉर्टकट से बताया था। तो वॉल्यूम जो आएगा उस स्फेरिकल शेल का जिसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, बस। तो ये बच्चों, ये तो मैंने 5-7 मिनट जो बताया वो कई बार बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसको सॉल्व करके कैसे देखेंगे, हम तो कर रहे थे बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करे थे, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या था, डी क्यू कैलकुलेट करना और डेंसिटी की वैल्यू पुट करना। तो आ जाते हैं, तो बस चार्ज डी क्यू कैलकुलेट करना है। तो डी क्यू कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए आर स्क्वायर, जो स्फेरिकल शेल है उसका वॉल्यूम कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब समझने की जरूरत है हमको, समझने की जरूरत है बच्चों, ये तो क्या था, एक मैंने एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल लिया, उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो देख लिया हमने, उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो देख लिया। एक मिनट, थिकनेस ज्यादा हो गई थी इसको, हाँ, उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ये डी क्यू। अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो मेरे को इस डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर देते हैं जैसे हमने अभी रॉड वाले केस में किया। टोटल चार्ज स्फेयर में, टोटल चार्ज क्या होगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सबको ऐड कर दो। ऐड माने इंटीग्रेशन, तो देखो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ये बच्चों क्या है आर स्क्वायर, ये बच्चों क्या है आर स्क्वायर। देखो डेंसिटी क्या दे रखी है हमें, ए आर स्क्वायर दे रखी है, और ये आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, भाग गया, भाग गया, हाँ, 4 पाई ए कांस्टेंट, आर की पावर 4 डी आर, ये वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देखो अगर आपको पूरे स्फेयर में चार्ज निकालना है तो जो एलिमेंट लेने की शुरुआत करेंगे कहां से करेंगे, सेंटर से। तो सेंटर में स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी, और कहां तक जाएंगे, सरफेस तक। तो सरफेस पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर। तो यहां पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से कैपिटल आर, ठीक है। जिसको आप देखें ये हो जाएगा 4 पाई ए अपनी जगह होगा बच्चों। अच्छा, आर की पावर 4 को इंटीग्रेट करो, आर के रेस्पेक्ट में होगा आर की पावर 5/5, और लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा कैपिटल आर की पावर 5/5। तो बच्चों ये आंसर आएगा टोटल चार्ज इस स्फेयर में। तो बच्चों आज मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें आपको बताई, और एक बड़े काम की चीज आपको याद रखनी है, डेंसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो क्या करना चाहिए, और डेंसिटी वेरिएबल है तो क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। अगली क्लास में हम जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे हमारे पास होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगा, सर्कुलर आर्क होगा, एक लाइन चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें देखना होगा। तो बच्चों इस तरह के वीडियो आपको आगे जाके मिलते रहे, इनके अपडेट मिलते रहे, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जितने वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उसके नोट्स, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगर आपको चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसको मैंने लिंक शेयर किया हुआ डिस्क्रिप्शन में,
उससे आप उसमें जुड़ सकते हैं और आपको सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।